हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक कक्षा 12 का लेसन 9, जिसका लेक्चर नंबर 9 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 तो उपसंयोजक यौगिक क्लास 12th, जिसका लेक्चर नंबर 9 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसका एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से CFT का पिछला वीडियो देख सकते हैं। अष्टफलकीय संकुल में डी कक्षकों का विपाटन हमने डिस्कस किया था। आज हम अष्टफलकीय संकुल में जो संकुल है वो भी अष्टफलकीय ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अष्टफलकीय संकुल यौगिक में धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अष्टफलकीय संकुल यौगिक में धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th जेट, रीट, पटवार, RPSC, SI, SSC और किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस संबंधी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। और आप YouTube पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। हमारा जो टॉपिक है अष्टफलकीय संकुल में धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अष्टफलकीय संकुल में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो मैं फिर निवेदन करूंगा जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछला वीडियो देख ले कि जब धातु विलगित अवस्था में होता है तो उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा सेम होती है, जिन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो जब धातु विलगित अवस्था में है तो उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा सेम है, जिसे हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये विलगित धातु है। विलगित क्या होता है? जब वो किसी लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। विलगित धातु जब वो किसी भी लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। जब वो लिगैंड से जुड़ता है यानी संकुल बनाता है तो अष्टफलकीय संकुल बनते समय उसके डी कक्षक दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं। एक निम्न ऊर्जा के T2G और एक उच्च ऊर्जा के EG। निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के EG। निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक जो DXY, DYZ, DXZ है और उच्च ऊर्जा के EG कक्षक जो DX2, Y2 और DZ2 है। तो ये हो गए T2G कक्षक और ये हो गए EG कक्षक। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। अब दो प्रकार के लिगैंड होते हैं, एक प्रबल और एक दुर्बल। प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड। हमारी बुक में एक टेबल बनी हुई है, विलगित धातु का विन्यास। प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में विन्यास N का मान, N क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। N जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान। फिर चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? रूट N+2। रूट N+2 ये चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है, रूट N+2। तो इसके बेस पर ये सारी टेबल ऐसे ही दुर्बल लिगैंड के केस में आ जाएगा। फिर N का मान यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। फिर चुंबकीय आघूर्ण यानी रूट N+2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी टेबल हमारी बुक में बनी हुई है। अब ये टेबल कैसे तैयार की गई है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो डी कक्षक हैं, T2G और EG। दुर्बल लिगैंड और प्रबल लिगैंड में क्या होता है? दुर्बल लिगैंड के केस में जो डेल्टा O का मान होता है, डेल्टा O क्या था? T2G और EG के बीच का ऊर्जा अंतर, ये बहुत ही कम होता है। डेल्टा O का मान कम होता है दुर्बल लिगैंड के केस में। डेल्टा O का मान कम होता है किससे? युग्मन ऊर्जा से। युग्मन ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनने में योगदान देती है अपना, वो युग्मन ऊर्जा होती है। डेल्टा O का मान कम होता है युग्मन ऊर्जा से, P फॉर पेयरिंग एनर्जी। और प्रबल लिगैंड के केस में क्या होगा? जब प्रबल लिगैंड आएगा तो ये समभ्रंश कक्षक हो गए। प्रबल लिगैंड के केस में
T2G और Eg के बीच का जो ऊर्जा अंतर होगा, ये T2G है और ये Eg है। ये जो डेल्टा O का मान है ये ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं डेल्टा O का मान मैंने कम दिखाया है, यहाँ डेल्टा O का मान मैंने ज़्यादा दिखाया है। तो डेल्टा O के मान का ही डिफरेंस होता है। यहाँ देख ले, डेल्टा O की वैल्यू कम दिखाई गई है, यहाँ डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा दिखाई गई है। तो यहाँ डेल्टा O ज़्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से। अब मोटी मोटी बात ध्यान रखें अपने कि ये तो है प्रबल लिगैंड का केस। अब याद कैसे रखें, ये तो है प्रबल लिगैंड का केस और ये है दुर्बल लिगैंड का केस। अब प्रबल क्या है? प्रबल बहुत तेजी से आकर टक्कर करता है। प्रबल क्या होगा? जो बहुत स्पीड से आ रहा है। प्रबल मान लें कि लिगैंड ऐसा है जो बहुत स्पीड से आ रहा है। अब जब बहुत स्पीड से आके इसमें टक्कर करेगा इन डी कक्षकों में, तो डी कक्षक टूटेंगे और जब टक्कर बहुत तेज होगी तो वो डी कक्षक दूर दूर बिखर जाएंगे। क्लियर? जब दूर दूर बिखर जाएंगे तो ये गैप बढ़ जाएगा। ये वाला गैप जो है T2G और Eg के बीच का, ये बढ़ जाएगा। दुर्बल क्या है? जो बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, इनमें टकराया, धीरे से टक्कर करेगा तो ये बिखरेंगे तो सही, पर ये ज़्यादा दूर दूर नहीं बिखरेंगे, पास पास ही रह जाएंगे। यानी ये वाला गैप जो होगा कंपेरेटिवली कम होगा। तो प्रबल लिगैंड के केस में T2G और Eg के बीच का ऊर्जा अंतर ज़्यादा होता है। दुर्बल लिगैंड के केस में T2G और Eg के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है वो कम होता है। क्लियर? याद रखने का तरीका यही है कि प्रबल ने बहुत तेजी से टक्कर की, बहुत तेजी से टक्कर की तो डी कक्षक दूर दूर बिखर गए, दूर दूर बिखर गए तो ये वाला गैप बढ़ गया। और दुर्बल लिगैंड ने बहुत धीरे टक्कर की, धीरे टक्कर की तो वो जो डी कक्षक थे वो दूर दूर नहीं बिखर पाए, कंपेरेटिवली नज़दीक रह गए, नज़दीक रह गए तो ये गैप घट गया। अब जो विन्यास है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, उसको देखना है हमने। जब विलगित धातु है, विलगित धातु है तो ये डी कक्षक हैं, ये वाले कक्षक डी कक्षक हैं, डी कक्षक। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन आया डी कक्षक में। पहले प्रबल लिगैंड वाला सारा क्लियर कर रहा हूँ। ये पहला डी में आया इलेक्ट्रॉन, तो विलगित धातु का विन्यास हो गया D1। विलगित यानी जब वो लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसका विन्यास था D1। लेकिन जब संकुल बन गया, संकुल बन गया तो पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है। कम ऊर्जा वाला कौन सा है? T2G। तो पहले इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा, तो ये T2G में चला गया। तो विन्यास बना प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में T2G1 Eg0, T2G1 Eg0। तो इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें? T2G में, Eg खाली रहा, तो T2G1 Eg0। अब दुर्बल लिगैंड के केस में देखें तो ये D1, ये D1 था। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? लोअर एनर्जी में ही जाएगा, तो ये विन्यास रहेगा T2G1 Eg0। तो चाहे प्रबल लिगैंड है चाहे दुर्बल लिगैंड है, पहला इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा क्योंकि कम ऊर्जा वाले में जाता है पहले इलेक्ट्रॉन, तो T2G1 Eg0 रहेगा। अब आया दूसरा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लें। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1, n का मान 1। यहाँ भी कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1, तो n का मान 1। अब आया दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी D2, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किस में जाएगा? T2G में, कम ऊर्जा वाले में। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में ही जाएगा, तो T2G2 Eg0। यहाँ भी दूसरा इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा, कम ऊर्जा वाले में ही जाएगा, तो यहाँ भी T2G2 Eg0। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लें कितने हैं? 2। यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लें कितने हैं? 2। अब चले तीसरे इलेक्ट्रॉन पे। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, तो ये D3 हो गया। अब पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले में ही भरा जाएगा, तो कम ऊर्जा वाला T2G ही है, तो ये हो गया T2G3 Eg0। तो यहाँ भी तीसरा इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा, T2G3 Eg0। क्लियर? अब यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, यहाँ भी तीनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। अब चौथे इलेक्ट्रॉन पे फर्क आना शुरू हो जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन है D4 विन्यास। ये D में चौथा इलेक्ट्रॉन है D4।
जब संकुल बनेगा तब क्या होगा, देखो ये वाला गैप ज़्यादा है तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाता, नीचे ही रह जाता है, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाकर नीचे ही रह जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये गैप कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बनते। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनने शुरू हो गए, यानी ये चक्रण युग्मित संकुल बन गए, चक्रण युग्मित संकुल। इन संकुलों को हम चक्रण युग्मित संकुल बोलते हैं, चक्रण युग्मित संकुल। और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह गया, नीचे वाले में ही रह गया, इसलिए ये निम्न चक्रण संकुल भी कहलाते हैं। तो ये हमने वीबीटी में नाम पढ़ा था निम्न चक्रण। क्यों कहते हैं निम्न चक्रण, वो अब आपके सामने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, नीचे, तो निम्न चक्रण है। उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर, तो उच्च चक्रण है। तो दुर्बल लिगैंड के केस में उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, प्रबल लिगैंड के केस में निम्न चक्रण संकुल बनते हैं। विन्यास क्या बना वो देख लो, T2G4 प्रबल लिगैंड के केस में T2G4 Eg0, T2G4 Eg0। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन दुर्बल लिगैंड के केस में विन्यास क्या बना, T2G3 Eg1, T2G3 Eg1। क्लियर। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी अयुग्मित है, ये भी अयुग्मित है, ये भी अयुग्मित है, ये भी अयुग्मित है, यानी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यानी चौथे इलेक्ट्रॉन से विन्यास जो है वो प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड में अलग अलग हो गया है। पहले, दूसरे और तीसरे में बिल्कुल सेम था, लेकिन चौथे में अलग हो गया। अब पांचवें में देखें, जब D5 इलेक्ट्रॉन, D में 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो ये D में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब प्रबल लिगैंड है तो ये गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन इसमें ये गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन आ गया। तो प्रबल लिगैंड के केस में क्या विन्यास बना, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, T2G5 Eg0। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ विन्यास क्या बना, T2G3 Eg2, T2G3 Eg2। और कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। क्लियर। तो ये विन्यास भी भिन्न भिन्न है दुर्बल और प्रबल में। अब छठे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो छठा इलेक्ट्रॉन D6 विन्यास, ये आ गया यहाँ, ये D6 इलेक्ट्रॉन हो गए, D6। तो D6 का केस देखे क्या होगा, D6 में आगे 6 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसमें गैप ज़्यादा है तो नीचे ही रहेगा, तो ये बन गया T2G6 Eg0, T2G6 Eg0। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है गैप कम है तो ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वापस नीचे आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर। तो इसमें कैसे भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूं भरने। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूं भरने। अब देख ले वापिस, T2G6 में D6 जब आया तो इसमें तो छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, तो ये बन गया T2G6 Eg0। और इसमें ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो छठा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, T2G4 Eg2। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो भी देख ले, यहाँ 0 और यहाँ 1 2 3 4। ये वीबीटी में हमने देखा था, वीबीटी में जब हमने एग्जाम्पल किया था, आपको ध्यान होगा FeNH36+2, FeNH36+2 का जब एग्जाम्पल हमने किया था तो उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों के जोड़े बना दिए थे हमने प्रबल लिगैंड के केस में, वो 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े यही थे।
और दुर्बल लिगैंड के केस में हमने यूं ही दिखाया था। प्रबल लिगैंड के केस में हम क्या कर रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना रहे थे। कैसे, हम यूं दिखा रहे थे प्रबल लिगैंड के केस में कि लिगैंड प्रबल है तो जोड़े बन जाएंगे ऐसे। क्लियर, वो एक्चुअल में यही स्थिति थी। T2G में 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो वाले ये इलेक्ट्रॉन ये थे। T2G में 6 थे और Eg बिल्कुल खाली पड़े थे। क्लियर, और जब दुर्बल लिगैंड का केस था तब हम 6 इलेक्ट्रॉन यूं दिखा रहे थे, देखो 1 2 3 4 5 6 ये दिखा रहे थे। तो इसको अगर T2G और Eg मानते तो ये T2G में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये रे, ये पड़े, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये रे। क्लियर, तो वो दुर्बल और प्रबल लिगैंड का केस यहीं से निकला था, वो जो VBT में हम पढ़ रहे थे। विन्यास ये है। अब D7 पे चले, 7वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 7वां इलेक्ट्रॉन नीचे तो पूरा भर गया, ऊपर T2G6 Eg1 कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें 7वां इलेक्ट्रॉन D7 का 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नीचे T2G5 Eg2 T2G5 Eg2। अब देखें कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, तो D5 D4 D5 D6 D7 प्रबल और दुर्बल के केस में अलग अलग हैं। प्रबल और दुर्बल के केस में अलग अलग हैं, D4 D5 D6 और D7। अब चले D8 D9 और D10 पे, D8 D9 और D10 पे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं D8 यानी 8वां इलेक्ट्रॉन, ये 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ आएगा, यहाँ इस जगह। इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 8वां इलेक्ट्रॉन, कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये बन गया T2G6 Eg2 और ये भी T2G6 Eg2। तो T2G6 Eg2 और ये भी T2G6 Eg2, यानी विन्यास वापस सेम हो गया। तो D1 D2 D3 में सेम था, D4 D5 D6 और D7 में प्रबल और दुर्बल अलग अलग था, लेकिन अब वापस प्रबल और दुर्बल सेम हो गया है। क्लियर, D8 कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। अब D9 पे चलें, D9 9वां इलेक्ट्रॉन ये आ गया, तो 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इसमें, और 9वां इलेक्ट्रॉन आ गया ये भी यहाँ आएगा। तो क्या बना, T2G6 Eg3 T2G6 Eg3 कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1। अब चले D10 पे, ये 10वां इलेक्ट्रॉन आ गया, कहाँ आएगा, यहाँ, ये पूरा भरेगा, ये D10 कहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब D10 विन्यास था मुक्त धातु का, तो संकुल बनते समय विन्यास क्या रहा, T2G6 Eg4 T2G6 Eg4 T2G6 Eg4 कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 0। तो इस प्रकार D8 D9 D10 भी प्रबल और दुर्बल में सेम होते हैं। तो D4 D5 D6 और D7 अलग अलग होते हैं। पहले वाले 3 सेम है, D1 D2 D3, अंतिम 3 भी सेम है, D8 D9 D10। अब विन्यास वापस देख लें, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं बात को, और बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अब आप देखें 10 इलेक्ट्रॉन मैंने भरने हैं। दुर्बल के केस में जो गैप है वो कम है, दुर्बल के केस में ये वाला गैप कम है, लेकिन प्रबल के केस में ये वाला गैप थोड़ा ज़्यादा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये गैप ज़्यादा है प्रबल के केस में, और दुर्बल के केस में ये वाला गैप कम है। ये T2G है, ये T2G, नीचे वाला ऊपर वाला Eg। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहला T2G में, दूसरा T2G में, तीसरा T2G में। तो T2G1
Eg0, T2G2 Eg0, T2G3 Eg0। तो T2G1 Eg0, T2G2 Eg0, T2G3 Eg0। क्लियर। चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये गैप ज़्यादा है इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा। T2G4 Eg0, फिर T2G5 Eg0, फिर T2G6 Eg0। तो ये प्रबल हो गया। अब सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, सातवां यानी T2G6 Eg1, T2G6 Eg2, फिर नौवां T2G6 Eg3, T2G6 Eg4। क्लियर। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। क्योंकि ये गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे रह गया, नीचे रह गया तो निम्न चक्रण संकुल कहलाया, निम्न चक्रण संकुल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नीचे जोड़े बनने शुरू हो गए तो चक्रण युग्मित संकुल कहलाया। तो प्रबल लिगैंड के केस में संकुल जो बनते हैं वो निम्न चक्रण और चक्रण युग्मित संकुल कहलाते हैं। अब दुर्बल में देखें, ये गैप कम है तो पहला इलेक्ट्रॉन T2G1 Eg0, दूसरा T2G2 Eg0, तीसरा T2G3 Eg0। क्योंकि ये गैप कम है तो चौथा ऊपर जाएगा तो उच्च चक्रण संकुल कहलाएगा। T2G3 Eg1, Eg में गया एक इलेक्ट्रॉन, फिर पांचवा यहाँ T2G3 Eg2, छठा वापिस यहाँ आएगा तो T2G4 Eg2, फिर T2G5 Eg2, फिर T2G6 Eg2, फिर T2G6 Eg3 और फिर T2G6 Eg4। यानी प्रबल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। दुर्बल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। फिर आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं आराम से इनको देख के, और उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण की गणना भी कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण √NN+2, तो n का मान आपके पास आ गया है। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रखें, जब आप 1 रखेंगे तो √2 आ जाएगा, √2। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रखें, 2 रखेंगे तो सॉरी √3 आएगा, यहाँ √3। अगर n का मान 1 रखे तो 1 × 1 + 2, 1 + 2 3 होगा √3। 2 है तो 2 × 2 + 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, √8 आ गया, √8। 3 है तो n का मान 3 रखें, 3 + 2 √15 बन जाएगा, √15। फिर 2 है तो 2 है तो √8, 1 है तो √3, 0 है तो 0। तो ये प्रतिचुंबकीय संकुल है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है वो प्रतिचुंबकीय है। यानी प्रबल क्षेत्र के केस में D6 जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। प्रबल क्षेत्र के केस में D6 विन्यास जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 तो √3 बन जाएगा, 2 तो √8 बन जाएगा, फिर 1 तो √3 आ जाएगा, और 0 तो फिर 0 आ जाएगा। क्लियर। अब दुर्बल में चलें तो 1 n का चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है, रूट में NN+2, n का मान 1 रखें, 1 × 1 + 2 √3। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से पिछले वीडियो देख सकते हैं। फिर आगे चलें। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 2 यानी √8, 3 है तो 3 × 3 + 2 यानी √15, 4 है तो 4 × 4 + 2 यानी √24, और 5 है तो 5 × 5 + 2 √35, 6 फिर 4 है तो 4 × 4 + 2 यानी √24, फिर 3 है तो √15, फिर 2 है तो √8, फिर 1 है तो √3, और 0 है तो 0। यानी दुर्बल के केस में केवल D10 प्रतिचुंबकीय है। दुर्बल के केस में केवल D10 प्रतिचुंबकीय है, लेकिन प्रबल के केस में D6 भी और D10 भी प्रतिचुंबकीय होते हैं। जिनका विन्यास D6 होता है वो भी प्रतिचुंबकीय होते हैं, और जिनका विन्यास D10 होता है वो भी प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो। ये जो टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, ये टेबल आपके सामने है, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारी क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।